नमस्कार दोस्तों, क्लास 10th के केमिस्ट्री के सेशन में मैं अक्षय कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का। तो आज हम मेटल्स और नॉन मेटल्स का ये 7th पार्ट है और ये लास्ट पार्ट है। इस मतलब यहाँ ये वीडियो जो है मतलब ये जो चैप्टर है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स वो समाप्त हो जाएगा। तो क्लास 10th के केमिस्ट्री में मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में आज हम पढ़ेंगे एक्सट्रैक्शन ऑफ लेस रिएक्टिव मेटल्स, कि किस तरीके से जो लेस रिएक्टिव मेटल्स होते हैं उनको हम उनके ओर से एक्सट्रैक्ट करते हैं। तो लेस रिएक्टिव मेटल जैसे कि मर्करी हो गए, कॉपर हो गए, इन्हें हम क्वाइट लो मतलब बिल्कुल नीचे रिएक्टिविटी सीरीज में रखते हैं। इस कारण से इनका जो एक्सट्रैक्शन है लेस रिएक्टिव मेटल का वो बहुत कम होता है, मतलब रिएक्टिव सीरीज में बहुत नीचे होता है। तो लेस रिएक्टिव मेटल बहुत कम रिएक्टिव होते हैं और इस कारण से उनके एक्सट्रैक्शन के लिए हमें रिडक्शन करना पड़ता है, मतलब उनके ऑक्साइड जो होते हैं, मतलब ऑक्साइड का फॉर्मेशन वो करते हैं। उनको केवल अगर हम हीट कर देते हैं तो हीट करने से ही वहां से ऑक्साइड जो है वो बाहर निकल जाता है। जैसे अगर एग्जांपल हम देखें तो मर्करी और कॉपर जो है वो लेस रिएक्टिव मेटल है, जिसे हम रिएक्टिविटी सीरीज में नीचे रखते हैं, जानते हैं। तो इस तरीके से मर्करी मेटल और कॉपर मेटल जो है वो कैसे एक्सट्रैक्ट होगा, तो जब वो अपने ऑक्साइड के फॉर्म में होगा, यानी कॉपर ऑक्साइड या मर्क्यूरी ऑक्साइड, तो उसे हम केवल हीट कर देंगे और वो वहाँ से एक्सट्रैक्ट हो जाएगा, मतलब निकल जाएगा जो हमें मेटल डिजायर्ड मेटल चाहिए वो। तो देखते हैं आप मरकरी का कैसे करते हैं। तो मरकरी जो है वो लेस रिएक्टिव मेटल है और एक्टिविटी सीरीज में बहुत नीचे होता है। तो मरकरी मेटल को एक्सट्रैक्ट करने के लिए केवल हम उसके सल्फाइड ओर को एयर के प्रेजेंस में हीट करते हैं। और ये कैसे होता है, तो मरकरी मेटल जब सल्फाइड ओर बनाता है, यानी कि सल्फाइड ओर जब मरकरी का रहता है तो उसका मतलब नाम क्या होता है, तो उसका नाम होता है सिनेबार, और जिसे हम अगर सिंबल में रिप्रेजेंट करें तो HgS से रिप्रेजेंट करते हैं, जो कि एक्चुअली है क्या, तो यह है मरकरी सल्फाइड। और इसका एक्सट्रैक्शन होता है, मतलब मरकरी को सिनेबार ओर से निकालने के लिए कुछ स्टेप हैं, तो उसे देखते हैं। तो सबसे पहले कंसंट्रेटेड मरकरी सल्फाइड ओर जो है, जिसे सिनेबार ओर कहते हैं, उसे रोस्ट किया जाता है। यानी रोस्टेड मतलब होता क्या है कि एयर के प्रेजेंस में, और कैल्सिनेशन में मतलब बिना एयर के प्रेजेंस में, मतलब एयर के एब्सेंस में। तो उसे रोस्ट करेंगे तो उसके बाद वो मरकरी ऑक्साइड के फॉर्म में आ जाएगा, क्योंकि एयर है तो वहां पे ऑक्सीजन आकर के अटैच हो जाएगा और जो सल्फाइड है उसे हटा देगा। तो ऑक्साइड का फॉर्मेशन अब हो गया। तो उसके बाद अब फिर से उसे लगभग हम, यानी कि जो मरकरी ऑक्साइड बना उसे हम हीट करेंगे 300 डिग्री सेल्सियस पे, तो वो डिकम्पोज हो जाएगा, यानी वो फिर से रिड्यूस हो जाएगा मरकरी मेटल में। तो यहां से हमें मरकरी मेटल मिल जाएगा। तो देख लिए कि कैसे मरकरी मेटल मिल गया। अब अगर कॉपर को एक्सट्रैक्ट करेंगे तो कॉपर भी जो है वो लेस रिएक्टिव मेटल है और रिएक्टिविटी सीरीज में बहुत नीचे होता है। तो इसे भी जब एक्सट्रैक्ट करना होगा तो केवल इसके सल्फाइड ओर, यानी कॉपर भी सल्फाइड ओर फॉर्म करता है, इसे एयर के प्रेजेंस में हम हीट करेंगे। तो इसमें क्या होगा कि और जो है कॉपर मेटल का वो कॉपर ग्लैंस प्रोड्यूस करता है, कॉपर ग्लैंस, जिसका नाम Cu2S है, यानी ये कॉपर सल्फाइड हो गया, कॉपर 1 सल्फाइड। और इसका एक्सट्रैक्शन यानी कॉपर ग्लैंस ओर से एक्सट्रैक्शन में 2 स्टेप होता है। सबसे पहले कंसंट्रेटेड कॉपर सल्फाइड ओर जो है उसे हम रोस्ट करेंगे, मतलब एयर के प्रेजेंस में उसे हीट करेंगे, और हीट करने के बाद वो कॉपर सल्फाइड जो है वो ऑक्सीडाइज्ड होकर के कॉपर ऑक्साइड का फॉर्मेशन करेगा। और उसके बाद जो हमारा कॉपर ऑक्साइड है उसमें बहुत गुड अमाउंट ऑफ कॉपर 1 सल्फाइड में जब हम उसे रोस्टिंग करेंगे तो वो बहुत अच्छे से कन्वर्ट हो जाएगा कॉपर ऑक्साइड में। और उसके बाद हम रोस्टिंग को स्टॉप कर देंगे और एयर के एब्सेंस में कॉपर 1 ऑक्साइड जो यहाँ पे रिएक्ट किया तो कॉपर सल्फाइड कुछ और बच गया। तो यहाँ से हम क्या करेंगे कि कॉपर मेटल को एक्सट्रैक्ट कर लेंगे और सल्फर डाइऑक्साइड यहाँ से बाहर चला जाएगा। तो किसमें से हम एयर के प्रेजेंस में करेंगे, तो जो कुछ बच जाए, मतलब ऑक्साइड के फॉर्म में जो चेंज नहीं होगा उसे हम एयर के एब्सेंस में हीट करेंगे। और एयर के एब्सेंस में जब हम हीट करेंगे तो कॉपर मेटल हमें मिल जाएगा। तो ऑक्साइड जो है जो मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल्स के जैसे कि क्रोमियम, मैग्नीज, जिंक, आयरन, टीन एंड लेड, जिसमें कि जो कि रिएक्टिविटी सीरीज में मिडिल में होता है, ये केवल हीटिंग के द्वारा रिड्यूस नहीं हो सकता है। इस कारण से यहाँ पे रिड्यूस करने के लिए हमें रिड्यूसिंग एजेंट की जरूरत होती है, जैसे कि कार्बन और ऑक्सीजन उसे रिड्यूस करता है, मतलब वहां से
कार्बन और एल्युमिनियम, तो वहाँ से वो करता क्या है, कार्बन और एल्युमिनियम की जो भी ऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है उस ऑक्साइड को वो वहाँ से उसके साथ रिएक्ट करके और अपना ऑक्साइड बना लेता है, और प्योर मेटल वहाँ हमें मॉडरेटली रिएक्टिव जो भी मेटल्स हैं वहाँ से हमें प्योर मेटल ऑब्टेन हो जाता है। तो अब देखते हैं रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स की मेटल्स का रिफाइनिंग हम कैसे करते हैं। तो मेटल जो बहुत सारे रिडक्शन प्रोसेस से प्रिपेयर्ड किया गया है उसमें कुछ इम्प्यूरिटीज भी होती है, तो इम्प्यूरिटीज हुई तो हमारा जो मेटल है वो इम्प्योर हो गया। तो वही प्रोसेस जिसमें कि हम मेटल इम्प्योर मेटल को प्यूरिफाई करें उसी को हम रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स कहते हैं। तो इस तरीके से रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स मीन्स हुआ क्या, मेटल का प्यूरिफिकेशन। और जो मेथड हम इसमें यूज करते हैं मतलब इम्प्योर मेटल को रिफाइन करने में जो मेथड यूज करते हैं वो डिपेंड करता है मेटल के नेचर पे, जबकि और किस पे डिपेंड करता है, तो उस मेटल में कितने इम्प्यूरिटीज प्रेजेंट हैं। तो दो चीज़ों पे, पहला तो मेटल के नेचर पे और दूसरा उस मेटल में कितने इम्प्यूरिटीज प्रेजेंट हैं उस पे डिपेंड करता है उसके रिफाइनिंग के मेथड कि कैसे हम रिफाइन करेंगे। तो अलग अलग जो रिफाइनिंग मेथड है वो डिफरेंट मेटल्स के लिए अलग अलग है, क्योंकि उनका जो नेचर है वो अलग होता है। अलग अलग जो मेटल्स हैं उनका नेचर अलग होता है। अब जब उसे रिफाइन करने के लिए जब हम उसे लेंगे तो उसमें इम्प्यूरिटीज अलग अलग अमाउंट में होंगी, तो इस कारण हम दूसरे दूसरे मेथड का यूज करेंगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत वाइडली यूज्ड मेथड जो है जिसमें कि हम इम्प्योर मेटल को रिफाइन करते हैं वो है इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग, यानी इलेक्ट्रिसिटी से करते हैं। तो इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग है क्या, तो देखते हैं कि इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग मीन्स रिफाइनिंग बाय इलेक्ट्रोलाइसिस, यानी इलेक्ट्रोलाइसिस करके हम रिफाइन करेंगे। यानी कि यहाँ पे हमारा क्या होगा कि दो इलेक्ट्रोड होगा, एक एनोड और कैथोड, और उसके बाद एनोड पे जाकर के निगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स इकट्ठा हो जाएगा और कैथोड पे जाकर के पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल इकट्ठा हो जाएगा। तो इस तरीके से रिफाइनिंग करके हमें प्योर मेटल ऑब्टेन हो जाएगा। तो बहुत सारे मेटल जैसे कि कॉपर, जिंक, टीन, लेड, क्रोमियम, निकल, सिल्वर एंड गोल्ड, इन सब का रिफाइनिंग हम इलेक्ट्रोलाइटिकली करते हैं, मतलब इनसे इलेक्ट्रिसिटी को पास करा करके, मतलब वाटर में वो अरेंजमेंट होता है इलेक्ट्रोलाइसिस का, और उस तरीके से हम इसका इलेक्ट्रोलाइसिस करके प्योर मेटल ऑब्टेन कर पाते हैं। अब अगर हम देखें कि थीन, अब इसमें होगा क्या कि जब इम्प्योर मेटल को इलेक्ट्रोलाइसिस से रिफाइन करेंगे तो एक थीन ब्लॉक ऑफ इम्प्योर मेटल एनोड के ऊपर आकर के जमा हो जाएगा, यानी कि जो इम्प्यूरिटीज रहेगी वो तो कम ही रहेंगी, तभी तो हम एक्सट्रैक्ट करेंगे। अगर ज़्यादा इम्प्यूरिटीज रहेगी तो हमें एक्सट्रैक्शन करने में बहुत मुश्किल भी होगा, बहुत ज़्यादा खर्च भी होगा और उतना फायदा भी नहीं हो पाएगा। तो इस तरीके से होता क्या है कि एनोड पे थीन मेटल, अच्छा इम्प्योर मेटल का जो है वो थीन ब्लॉक आकर के एनोड पे जमा हो जाता है, और ये पॉजिटिव टर्मिनल बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड होता है। अब थीन स्ट्रिप जो प्योर मेटल का है वो कैथोड पे आकर के इकट्ठा हो जाता है, और कैथोड जो है वो निगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड रहता है। अब वाटर सोल्यूबल साल्ट जो कि इलेक्ट्रोलाइट की तरह हम उसमें यूज करते हैं, जो कि मेटल के द्वारा रिफाइन किया जाता है। तो जैसे ही इलेक्ट्रिक उसमें से पास करेंगे तो इम्प्योर मेटल जो है वो डिजॉल्व हो जाएगा, डिजॉल्व फ्रॉम एनोड, एनोड पे जो इकट्ठा रहेगा वो आकर के डिजॉल्व हो जाएगा और इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में वो चला जाएगा। और जब प्योर मेटल है इलेक्ट्रोलाइट डिपॉजिट ऑन कैथोड, जो कि कैथोड पे जमा है, तो उसके बाद होगा क्या कि सोल्यूबल इम्प्यूरिटीज जो भी प्रेजेंट रहेंगे इम्प्योर मेटल में वो सॉल्यूशन में चले जाएंगे, जबकि इनसोल्यूबल इम्प्यूरिटीज जो हैं वो के नीचे डिपॉजिट हो जाएंगे, मतलब जिस बीकर में हम इलेक्ट्रोलाइसिस करा रहे हैं वहां पे डिपॉजिट हो जाएंगे। कहाँ, तो एनोड के नीचे वो जाकर के डिपॉजिट हो जाएंगे और उसे हम एनोड मड के नाम से जानते हैं। और यहाँ पे होगा क्या कि देखते हैं, तो अगर हम कॉपर का रिफाइन कर रहे हैं तो अपरेटस उसमें क्या क्या यूज करना है। तो इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग ऑफ कॉपर में हमें अपरेटस में सबसे पहले इलेक्ट्रोलाइटिक टैंक होगा जिसमें कि एसिडिफाइड कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन को हमें एज एन इलेक्ट्रोलाइट लेना है, यानी कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन हो गया यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट। उसके बाद एक थिक ब्लॉक लेना है इम्प्योर कॉपर मेटल का, उसे एनोड बनाना है, मतलब मोटा सा ये जो देख रहे हैं ब्राउन कलर का ये कॉपर का इम्प्योर मेटल है, तो ये हम एनोड बना दिए, यानी कि पॉजिटिव टर्मिनल हो गया, बैटरी से कनेक्ट कर दिए। और एक पतला सा प्योर मेटल का हम लेंगे एक स्ट्रिप जिसे हम कैथोड बना देंगे और इसे निगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर देंगे। और जैसे ही इलेक्ट्रिक करंट हम पास करेंगे तो इम्प्योर कॉपर जो है वो एनोड से आकर के डिजॉल्व हो जाएगा कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में, और प्योर कॉपर
फॉर्म करेगा कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन और वो जा करके डिपॉजिट हो जाएगा कैथोड पे। उसके बाद प्योर कॉपर मेटल जो है वो प्रोड्यूस होगा कहाँ, तो कैथोड पे, और जो सोल्यूबल इम्प्योरिटीज हैं वो सॉल्यूशन में रह जाएंगी, जबकि इनसोल्यूबल इम्प्योरिटीज उसमें नीचे जम जाएंगी एनोड के नीचे, जिसे हम एनोड मड के नाम से जानते हैं। तो देख सकते हैं यहाँ जो आपको दिख रहा है ये मोटा वाला जो रॉड, ये इम्प्योर है और इसके नीचे एनोड मड इकट्ठा है, यहाँ पे एनोड मड नीचे इकट्ठा है। तो यहाँ पे हो गया हमारा, तो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन यानी CuSO4 सॉल्यूशन जो है उसमें कॉपर आयन है यानी कि Cu2+ है, उसके बाद सल्फेट आयन है SO4 है, और जैसे ही हम इलेक्ट्रिक करंट इससे पास करते हैं तो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में कुछ कुछ रिएक्शंस होते हैं। तो देखते हैं दोनों इलेक्ट्रोड पे वो कहाँ कैसे जाते हैं। तो पॉजिटिवली चार्ज कॉपर आयन यानी Cu2+ जो है वो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन से निगेटिव इलेक्ट्रोड पे जाएंगे यानी कैथोड पे, और वहाँ से वो इलेक्ट्रॉन को लेते हैं कैथोड से, और उसके बाद रिड्यूस होकर के कॉपर एटम बन जाते हैं। क्योंकि यहाँ अभी है क्या, तो वो है कॉपर आयन। तो कॉपर आयन को कॉपर मेटल बनने के लिए इलेक्ट्रॉन की जरूरत होगी, क्योंकि उस पर प्लस चार्ज है, तो उतना जितना प्लस चार्ज होगा उतना इलेक्ट्रॉन की जरूरत होगी, तभी वो कॉपर एटम बन पाएगा। तो इसी कारण से कॉपर आयन जो है वो इलेक्ट्रोड के पास जाता है, यानी जहां निगेटिव चार्ज होता है कैथोड वहां पे जाता है और वहां से उतना इलेक्ट्रॉन ले लेता है और अपना मेटल का फॉर्मेशन कर देता है। अब अगर हम देखें कि कॉपर एटम जो है वो इम्प्योर एनोड पे है, वो 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया हर एक एनोड से, तो वो फॉर्म करेगा कॉपर आयन यानी Cu2+, 2 इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद। और जब इसे हम इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन से इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन से ले जाएंगे तो ये जो इसे बहुत कम एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी डिस्चार्ज होने में। तो एनोड पे कॉपर एटम है, 2 इलेक्ट्रॉन इससे ले लिया गया तो कॉपर आयन का फॉर्मेशन हो गया। तो कॉपर आयन को हम कहाँ से लिए हैं, तो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन से, और ये कैथोड से, और इसे हम सॉल्यूशन और पुट इनटू द सॉल्यूशन एट द एनोड, और इस सॉल्यूशन को एनोड पे रख देंगे। तो ये प्रोसेस इस तरीके से होता है। इम्प्योर एनोड जो है वो धीरे धीरे पतला पतला होते जाता है, जबकि प्योर कैथोड जो है वो धीरे धीरे मोटा होते जाता है, और प्योर कॉपर इस तरीके से हमें कैथोड पे मिल पाता है। तो क्या होता है जब मेटेलिक इम्प्योरिटीज इम्प्योर कॉपर में प्रेजेंट हैं, जो कि क्रूड कॉपर है मतलब कच्चा कॉपर है, तो उसे कैसे रिफाइन करें। तो मेटेलिक इम्प्योरिटीज जो कॉपर इम्प्योर कॉपर में प्रेजेंट होते हैं वो या तो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होंगे या फिर कम रिएक्टिव होंगे। तो मोर रिएक्टिव जैसे कि आयरन जो अगर प्रेजेंट है इम्प्योर कॉपर में तो वहाँ पे हम इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन से उसे पास कर देंगे और वो वहीं पे रह जाएंगे। जबकि अगर लेस रिएक्टिव मेटल जैसे कि गोल्ड या सिल्वर प्रेजेंट है हमारे इम्प्योर कॉपर में, तो बॉटम में जो भी इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के बॉटम में जो बचेगा यानी एनोड के नीचे एनोड मड के रूप में वही हमारा गोल्ड या सिल्वर हो जाएगा, जो कि एनोड से रिकवर हो गया है, एनोड मड से, जिसे हम रिकवर कर सकते हैं। तो इसमें ये करता क्या है कि मेटल कंसर्न जो भी है उसको रिफाइन करता है और ये रिकवर करता है हमारे वैल्यूएबल मेटल्स को, यानी जो बहुत कीमती मेटल्स हैं उनको रिकवर करता है, जैसे कि गोल्ड हो गए, सिल्वर हो गए, जो कि उन इम्प्योरिटीज में प्रेजेंट हैं। तो यहाँ से हमें क्लियर हो गया कि किस तरीके से हम मेटल का एक्सट्रैक्शन करते हैं, जिसमें बहुत सारे स्टेप्स होते हैं और एक समरी दिया गया है बहुत सारे स्टेप्स जो कि मेटल के एक्सट्रैक्शन में इन्वॉल्व होते हैं और उनके ओर के साथ। जैसे ओर हो गया कंसंट्रेशन ऑफ ओर, तो सबसे पहला होगा कंसंट्रेटेड ओर ऑफ हाईली रिएक्टिव मेटल, यानी बहुत ज्यादा रिएक्टिव मेटल का कंसंट्रेटेड ओर। उसके बाद सेकंड में कंसंट्रेटेड ओर ऑफ मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल, यानी कि जो मध्यम वर्ग में हो रिएक्टिव में, और एक हो जो लेस रिएक्टिव मेटल है उनका कंसंट्रेशन। तो जब हाईली रिएक्टिव मेटल होगा तो बस इसका हम इलेक्ट्रोलाइसिस कर देंगे, यानी मोल्टन क्लोराइड या फिर मोल्टन ऑक्साइड के फॉर्म में होगा, इसका इलेक्ट्रोलाइसिस कर देंगे तो यहां से हमें प्योर मेटल ऑब्टेन हो जाएगा। अगर मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल है तो ये जो है वो 2 फॉर्म में होगा, या तो कार्बोनेट ओर के फॉर्म में या फिर सल्फाइड ओर के फॉर्म में। तो कार्बोनेट ओर रहेगा तो उसे हम कैल्सिनेशन करेंगे, यानी कि एब्सेंस ऑफ एयर में उसे हम हीट करेंगे, तो यहाँ से मेटल ऑक्साइड आएगा, और सल्फाइड ओर को रोस्टिंग करेंगे, यानी यहाँ एयर के प्रेजेंस में करेंगे। उसके बाद मेटल ऑक्साइड जो फॉर्म होगा उसका रिडक्शन हम करेंगे किसके साथ, तो कार्बन या फिर एल्युमिनियम के हेल्प से उसका रिडक्शन करेंगे। तो यहाँ भी हमें इम्प्योर मेटल ऑब्टेन हुआ, और फिर से इम्प्योर मेटल का रिफाइनिंग करेंगे तो यहाँ हमें प्योर मेटल ऑब्टेन होगा। तो मॉडरेटली रिएक्टिव जो मेटल हैं उनमें हम देख सकते हैं कि बहुत सारे स्टेप इन्वॉल्व हैं। अब लेस रिएक्टिव मेटल जो है उनका
मतलब एक्सट्रैक्शन ओर से कैसे होता है, तो वो सल्फाइड ओर के फॉर्म में होते हैं, तो उनका रोस्टिंग करते हैं और रोस्टिंग करने के बाद इम्प्योर मेटल प्रेजेंट होते हैं और फिर उस इम्प्योर मेटल को रिफाइन करते हैं, तो वहाँ से हमें प्योर मेटल ऑब्टेन्ड हो जाता है। तो यहाँ हम लोगों ने देखा कि किस तरीके से स्टेप इन्वॉल्व है। उसके बाद कुछ क्वेश्चन है। अब कोरोजन, तो यदि मेटल जो है वो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है तो उसका सरफेस जो है वो धीरे धीरे एयर और वाटर उस पर एक्ट करते रहेगा, एटमॉस्फेयर में जो मॉइस्चर है वो उस पर एक्ट करते रहेगा, और मेटल जो है वो ऑक्सीजन से रिएक्ट करके, या फिर हम कहें कि एयर के ऑक्सीजन से रिएक्ट करके वो वाटर वेपर और एयर में जो प्रेजेंट वाटर वेपर है उससे रिएक्ट करके अपने सरफेस के ऊपर एक कंपाउंड बना लेता है। और ये जो कंपाउंड जो फॉर्म होता है मेटल के सरफेस पे, ये धीरे धीरे मेटल को डल शो करने लगता है, यानी ये धुंधला जैसा दिखने लगता है। और कंपाउंड का जो सरफेस होता है वो यूजुअली पोरस हो जाता है और ग्रेजुअली वो धीरे धीरे क्या होता है, उसका सरफेस गिरने लगता है, मतलब टूटने लगता है। और जैसे ही वो बाहर का सरफेस जो है वो फॉल हो जाता है तो फिर उसके अंदर का सरफेस पे एयर और वाटर अटैक करना शुरू हो जाता है। और ये प्रोसेस जैसे जैसे चलते जाता है तो इस तरीके से जो एयर और वाटर का जो एक्शन है वो ग्रेजुअली पूरे मेटल को खा जाता है धीरे धीरे। मतलब एक लेयर पे वो एक्ट किया, वो लेयर फिर टूट गया, फिर दूसरे लेयर पे एक्ट करेगा, वो टूट गया, तो इस तरीके से वो सारे लेयर को खत्म कर देगा। तो कुछ कुछ जगहों पे जैसे कि इंडस्ट्रियल एरिया हो गए, वहाँ कुछ एसिडिक गैसेज भी होते हैं एयर में, और वो जब एयर और वाटर के साथ मिक्स हो जाते हैं तो वो एक केमिकल का फॉर्मेशन करते हैं जिसे हम एसिड कहते हैं। और ये एसिड मेटल के सरफेस पर भी अटैक करते हैं, उनको धीरे धीरे खा जाते हैं। अब कोरोजन को हम जानेंगे। तो द ईटिंग ऑफ मेटल्स बाय द एक्शन ऑफ एयर मॉइस्चर और अ केमिकल सच एज एन एसिड ऑन देयर सरफेस इज कॉल्ड कोरोजन। तो कोरोजन क्या है कि मेटल सरफेस को धीरे धीरे क्या होता है कि एयर और मॉइस्चर जो है वो खा जाता है, या फिर कोई केमिकल है जैसे कि एसिड, वो धीरे धीरे उसे खा जाता है उनके सरफेस को, तो इसी को हम कोरोजन कहते हैं। तो बहुत सारे मेटल जो हैं वो कोरोड हो जाते हैं जब उन्हें हम डैम्प एयर यानी मॉइस्ट एयर में रखते हैं, तो वो कोरोड हो जाते हैं, जंग उनमें लग जाता है। जैसे कि आयरन मेटल जो हैं अगर उन्हें हम डैम्प एयर में कुछ दिनों तक रख देंगे तो वो कोरोड मतलब उसमें जंग आ जाएगा। और जब कुछ दिन में जंग आ जाएगा और जंग आने के बाद वो रेड ब्राउन सब्सटेंस हो जाएगा जिसे हम रस्ट कहते हैं, यानी कि उसके ऊपर रस्ट का फॉर्मेशन हो गया। तो रस्ट जो होता है वो बहुत ही सॉफ्ट और पोरस होता है, और जैसे ही हम उसे छूते हैं, जैसे आयरन का ऑब्जेक्ट जिसपे कि रस्ट लगा हुआ है, जैसे ही अगर हम उसे छुएंगे तो वो धीरे धीरे नीचे गिर जाएगा, और उस तरीके से आयरन जो है वो कोरोड करना शुरू कर दिया। तो कोरोजन जो आयरन का है वो कंटिन्यूअस प्रोसेस है जिसमें कि हमेशा वो उसके सरफेस को खाते रहता है। और कोरोजन अगर मेटल का देखें कि हाईली अनडिजायरेबल प्रोसेस है, यानी जिसे हम होना नहीं चाहते हैं। बहुत सारे अमाउंट में मेटल जो हैं वो प्रत्येक साल खत्म होते हैं क्योंकि कोरोजन होता है उनका। और जनरल में कहें कि जो मोर रिएक्टिव मेटल हैं वो आसानी से कोरोड हो जाते हैं। अब कोरोजन ऑफ आयरन इज कॉल्ड रस्टिंग। और आयरन का जो कोरोजन है उसे हम रस्टिंग कहना, रस्ट लगना कहते हैं या फिर रस्टिंग कहते हैं, जबकि दूसरे मेटल जो हैं उन्हें हम कोरोड कहते हैं, यानी उनका कोरोजन हुआ है। तो आयरन मेटल को रस्ट कहते हैं। तो बहुत इनफैक्ट बहुत सारे एग्जाम्पल में कोरोजन जो है वो लिखा हुआ होगा हमारे डेली लाइफ में, रस्टिंग ऑफ आयरन में भी कोरोजन। तो हमें ये परेशान नहीं होना है कि ये क्या लिख दिया। अब रस्टिंग ऑफ आयरन देखेंगे तो जब कोई आयरन का ऑब्जेक्ट अगर डैम्प एयर में हम छोड़ दिए कंसिडरेबल टाइम तक, तो वो उसके ऊपर रेड ब्राउन फ्लैकी सब्सटेंस इकट्ठा हो जाएगा जिसे हम रस्ट कहते हैं, और ये जो प्रोसेस है वो रस्टिंग ऑफ आयरन है। तो रस्टिंग ऑफ आयरन में क्या होता है कि आयरन मेटल जो है वो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करते हैं और उसके बाद वाटर के प्रेजेंस में, और यहाँ पे हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है, यानी Fe2O3.3H2O का फॉर्मेशन होता है, जिनमें बहुत सारे वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं जो वैरी करते हैं, फिक्स नहीं होते हैं। रस्ट जो होता है वो रेड ब्राउन कलर में होता है, और जैसा हमने देखा कि आयरन नेल्स, स्क्रू, पाइप्स और रेलिंग जो कि रेड ब्राउन कवर हो गए थे वो उनमें जंग लग गया था वहाँ पे।
और ये केवल आयरन के साथ ही नहीं होता है कि जंग लगता है, स्टील में भी जंग लगता है जब उसे हम डैम्प एयर में छोड़ देते हैं बहुत समय तक। लेकिन स्टील रस्ट जो है वो लेस रेडली होता है, मतलब आयरन जैसा वो रिएक्ट करना नहीं चाहता है। अब हम डिस्क्राइब करेंगे कि रस्टिंग का क्या क्या कंडीशन है। तो रस्टिंग के लिए सबसे पहला कि प्रेजेंस ऑफ एयर होना चाहिए, यानी ऑक्सीजन होना चाहिए, और दूसरा प्रेजेंस ऑफ वाटर होना चाहिए। तो हम लोग जानते हैं कि आयरन रस्ट जो है, जब हमारा एयर जो है वो डैम्प हो जाता है, उसे हम डैम्प जगह पर रखते हैं, मॉइस्ट प्लेस पे, तो जब हम उसे वाटर में रखते हैं तो डैम्प एयर जो है वो उसमें भी वाटर वेपर होते हैं। और उस तरीके से जो डैम्प एयर है वो केवल अकेला ही दोनों चीज़ प्रोवाइड कराता है, यानी एयर और वाटर दोनों, जो कि रस्टिंग के लिए ज़रूरी है। तो इस तरीके से ऑर्डिनरी वाटर जो है वो हमेशा उसमें एयर डिजॉल्व होते हैं। तो ऑर्डिनरी वाटर केवल सप्लाई करता है क्या, दोनों चीज़, एयर और वाटर, जो कि रस्टिंग के लिए जरूरी होता है। अब एक्सपेरिमेंट टू शो द रस्टिंग ऑफ आयरन रिक्वायर्स बोथ एंड एयर एंड वाटर। अब एक्सपेरिमेंट देखेंगे। तो यहाँ पे करना क्या है कि एक रबर कॉर्क लेना है, उसके बाद एक टेस्ट ट्यूब, ड्राई एयर है यानी कि उसमें से वाटर जो है वो पूरा खत्म हो गया है, मॉइस्चर नहीं है। उसके बाद आयरन नेल डाल देंगे और यहाँ पे अनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड यानी कि ड्राई एयर, ड्राई एयर है, इसमें मॉइस्ट नहीं है। तो यहाँ पे क्या होगा, उसके बाद सेकंड कंडीशन जो है उसमें हम करेंगे क्या कि जो वाटर डाले हैं, सबसे पहले तो एक आयरन नेल डालेंगे, उसमें बॉइल्ड वाटर डालेंगे, यानी कि उसमें भी एयर का प्रेजेंस नहीं होगा, और उसके ऊपर का जो लेयर है उसे हम ऑयल से ढक देंगे। ये सेकंड केस हुआ। अब थर्ड केस जो है उसमें हम क्या करेंगे कि सिंपली हमारा जो अनबॉइल्ड वाटर है वो ले लेंगे, एक आयरन नेल ले लेंगे, और जो आयरन नेल है वो थोड़ा वाटर में डूबा हुआ है और थोड़ा उस वाटर के बाहर है। तो यहाँ पे 3 केस हो गया। तो देखेंगे कि जो सबसे लास्ट वाला केस है उसी में रस्टिंग होगा, क्योंकि वहाँ पे वाटर और एयर दोनों प्रेजेंट हैं। लेकिन सेकंड में क्या है कि वाटर तो है लेकिन एयर वहाँ नहीं पहुँच पा रहा है, क्योंकि बॉइल्ड वाटर है तो उसमें से एयर जो था वो निकल गया, और उसके ऊपर से उस वाटर में एयर ना मिक्स हो जाए इसलिए उसके ऊपर से हम लोगों ने ऑयल डाल दिया है। और फर्स्ट जो केस है उसमें तो एनहाइड्रस हम लोगों ने कॉपर कैल्शियम क्लोराइड लिया ही है, यानी कि उसमें जो भी वाटर मॉलिक्यूल्स हैं उन्हें वो खत्म कर देगा, उन्हें नष्ट कर देगा। तो यहाँ पे हो गया हमारा, तीनों एक्सपेरिमेंट हम लोगों ने देख लिया। अब कैसे कैसे हम रस्टिंग से बचा सकते हैं। तो आयरन को बर्बाद होने से बचाने के लिए, मतलब हम अगर वो बर्बाद होते रहा, रस्ट होते रहा, तो हमारा जो कंट्री का इकोनॉमी है उससे बहुत ज़्यादा खतरा होगा। तो इसे बचाना चाहिए। तो बहुत सारे मेथड्स हैं उसे बचाने के लिए। तो जो मोस्ट ऑफ द मेथड जिनमें कि हम करते क्या है कि आयरन ऑब्जेक्ट को किसी चीज़ से कोटिंग कर देते हैं और उससे एयर और वाटर से उसे बचा सकते हैं। लेकिन बहुत कॉमन मेथड है आयरन को रस्ट से बचाने का, वो क्या है कि इसे हम पेंटिंग के द्वारा बचा सकते हैं। तो बहुत कॉमन मेथड है ये पेंटिंग। अब दूसरा जो है वो रस्टिंग ऑफ आयरन कैन बी प्रिवेंटेड बाय अप्लाइंग ग्रीस और ऑयल। उस पर हम ग्रीस लगा दें या फिर ऑयल लगा दें तो उससे भी वहाँ पे एयर नहीं पहुँच पाएगा, वाटर नहीं पहुँच पाएगा, तो वो रस्ट होने से बच जाएगा, यानी उसमें जंग नहीं लगेंगे। अब रस्टिंग को हम लोग गैल्वेनाइजेशन से भी कर सकते हैं। तो गैल्वेनाइजेशन प्रोसेस है क्या, देख लेते हैं। तो ऐसा प्रोसेस जिसमें कि जिंक मेटल का एक थिन लेयर दूसरे मेटल के यानी आयरन ऑब्जेक्ट के ऊपर हम पुट कर देते हैं पूरे में, तो इसी को हम कहते हैं गैल्वेनाइजेशन। तो गैल्वेनाइजेशन डन मतलब कैसे होता है, तो आयरन ऑब्जेक्ट को हम मोल्टेन जिंक मेटल के अंदर डुबो देते हैं। तो यहाँ से थिन जिंक मेटल का फॉर्मेशन हो गया आयरन ऑब्जेक्ट के ऊपर, और ये जो थिन लेयर है जिंक मेटल का वो उसके ऊपर आ जाएगा और वो उसे रस्ट होने से बचाएगा, क्योंकि जिंक मेटल जो है वो कोरोड नहीं होता है यदि हम डैम्प एयर में भी उसे छोड़ दें। तो आयरन सीट से बना हुआ जैसे बकेट, ड्रम, डस्टबिन, शेड्स यानी रूफ, इन सब को गैल्वेनाइज किया जाता है ताकि इनमें रस्ट ना लगे, जंग ना लगे। अब आयरन पाइप जो है जो वाटर सप्लाई के लिए, उसे भी गैल्वेनाइज किया जाता है क्योंकि वहां से तो वाटर हमेशा जा ही रहा होता है। तो अब हम देखेंगे कि मोर रिएक्टिव मेटल जैसे जिंक जो है वो आयरन को रस्टिंग से बचाने के लिए कारगर है। तो जिंक जो है वो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव मेटल है, और जो एक्शन होता है यहाँ पे जिंक मेटल का एयर के साथ, तो बहुत थिन जिंक ऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है पूरी तरह। और ये थिन जो लेयर है
बहुत थिन लेयर जिंक ऑक्साइड का, ये हार्ड होता है और इम्परवियस होता है, मतलब एयर इससे अंदर नहीं घुस पाता है। इस कारण उसका आगे यानी जिंक मेटल का बाद में कोरोजन नहीं हो पाता है, रस्टिंग नहीं हो पाता है। तो यहाँ जिंक मेटल जो है वो डिपॉजिट हो जाता है आयरन ऑब्जेक्ट के साथ और जिंक ऑक्साइड कोटिंग उसके ऊपर फॉर्म कर देता है। तो यहाँ जो सरफेस है जिंक मेटल का, वहाँ पे जिंक लेयर है ऊपर से और अंदर में आयरन है। तो यहाँ पे गैल्वेनाइज्ड आयरन ऑब्जेक्ट को देखते हैं जो कि रस्टिंग से बचाया जा सकता है। तो यहाँ पे नल देख रहे हैं, यहाँ भी है, मतलब यहाँ प्लेटिंग किया हुआ है। तो रस्टिंग ऑफ आयरन कैन बी प्रिवेंटेड बाय टीन प्लेटिंग एंड क्रोमियम प्लेटिंग। तो टीन प्लेटिंग या क्रोमियम प्लेटिंग करके भी हम आयरन को रस्ट लगने से बचा सकते हैं। जैसे टिफिन बॉक्स जो स्टील से बना होता है, इसके ऊपर निकल प्लेटेड होता है। उसके बाद और भी जो हमारे टैप्स हैं, बाइसिकल हैंडल्स है, हैंडल बार है, उसके बाद कार है, कार का बम्पर है, इन सब पे क्रोमियम प्लेटिंग किया रहता है। अब रस्टिंग को प्रिवेंट करने के लिए हम लोग उसे एलॉय बना देते हैं, यानी स्टेनलेस स्टील बना देते हैं। तो जब आयरन को एलॉय करते हैं क्रोमियम और निकल के हेल्प से, तो यहाँ पे स्टेनलेस स्टील हमें ऑब्टेन्ड होता है और स्टेनलेस स्टील जो है उसमें जंग नहीं लगता है। कुकिंग यूटेंसिल्स जैसे कि चाकू हो गए, कैंची हो गए, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट हो गए, ये सब के सब स्टेनलेस स्टील से बने होते हैं और इनमें जंग नहीं लगता है। लेकिन स्टेनलेस स्टील जो है वो बहुत महंगा होता है, इस कारण से हम ज़्यादा अमाउंट में उसका यूज नहीं कर सकते हैं। अगर एल्युमिनियम का कोरोजन देखें तो ये बहुत ही कॉमन ऑब्जर्वेशन है। एल्युमिनियम वेसल जो है वो अपने साइन को लूज कर देता है, बिल्कुल डल जैसा हो जाता है। ये क्यों? क्योंकि उस एल्युमिनियम मेटल के ऊपर कोरोजन हो जाता है, मतलब जंग लग जाता है। और जब हम एल्युमिनियम को छोड़ देंगे, थीन डल लेयर जो एल्युमिनियम ऑक्साइड का है वो उस वेसल के चारों तरफ आ जाएगा। तो यहाँ पे जो डल लेयर एल्युमिनियम ऑक्साइड का फॉर्म हुआ, उस जब हम उसे मॉइस्ट एयर में एक्सपोज किए, मॉइस्ट एयर में रख दिए, तो एल्युमिनियम वेसल जो है वो धीरे धीरे अपना साइन जो है वो खोते जाएगा और बहुत जल्दी यूज के बाद वो अपना साइन खो देगा। तो यहाँ हो गया। तो थिन लेयर एल्युमिनियम ऑक्साइड का फॉर्म होगा एल्युमिनियम ऑब्जेक्ट के सरफेस पे, जो कि आगे कोरोजन होने से बचाएगा। अब जो लेयर है एल्युमिनियम ऑक्साइड का, और जब एल्युमिनियम ऑब्जेक्ट के सरफेस पे, तो वो थिकर हो सकता है जब उसका हम इलेक्ट्रोलाइसिस कराएं, यानी कि उसे और प्रोटेक्शन दिलाएं कोरोजन से। तो ये जो प्रोसेस है उसको हम एनोडाइजिंग कहते हैं। तो एनोडाइजिंग जो प्रोसेस है, इसमें एल्युमिनियम ऑब्जेक्ट जो हैं उन्हें एनोड बनाया जाता है, यानी पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, और इलेक्ट्रोलाइटिक टैंक यहाँ पे होता है। डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड में इलेक्ट्रोलाइज्ड किया जाता है और इलेक्ट्रोलाइसिस के दौरान जो भी यहाँ पे एल्युमिनियम ऑक्साइड जो है और उनके एल्युमिनियम ऑब्जेक्ट जो है वो धीरे धीरे थिक लेयर बनाना शुरू कर देते हैं। और ये जो थिकर है और अधिक यूनिफॉर्म एल्युमिनियम ऑक्साइड का लेयर जो है वो एल्युमिनियम ऑब्जेक्ट को कोरोजन से बचाता है। तो एनोडाइजिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कि थिक लेयर जो एल्युमिनियम ऑक्साइड का है ऑन एन एल्युमिनियम ऑब्जेक्ट, इसे हम एनोड बनाते हैं और इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड से। अब हम कॉपर का कोरोजन देखेंगे। तो कॉपर जो ऐसा ऑब्जेक्ट है जो कि अपना धीरे धीरे समय के साथ अपने साइन को खो देता है। जब उसे हम डैम्प एयर में रखते हैं कुछ दिनों तक, तो कॉपर धीरे धीरे रिएक्ट करता है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के साथ, और यहाँ पे ग्रीन कोटिंग उसके ऊपर आ जाता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं ग्रीन कोटिंग है, कॉपर का वो बना हुआ है, तो उसके ऊपर ग्रीन कोटिंग है। और यहाँ पे CuCO3 CuOH2 यानी कॉपर कार्बोनेट और कॉपर हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन होता है। तो चूंकि कॉपर मेटल जो है वो लो रिएक्टिव है, अगर सीरीज में देखें, तो इस कारण से कोरोजन जो है कॉपर मेटल का वो बहुत बहुत स्लो है। तो अगर कोरोडेड कॉपर वेसल को अगर साफ करना हो डाइल्यूट एसिड सॉल्यूशन से, तो एसिड सॉल्यूशन उस ग्रीन कलर्ड बेसिक कॉपर कार्बोनेट जो प्रेजेंट है उसके ऊपर, उससे वो रिएक्ट करेगा और यहाँ से उसका साइन जो है वो वापस कर देगा। तो यहाँ पे अगर हम कोरोजन देखें सिल्वर का, तो ये भी साइनिंग मेटल है, और जब सिल्वर डल अपीयरेंस हो जाता है तो हम समझ जाएंगे कि यहाँ पे कोरोड लग गया है, या फिर धीरे धीरे वो ब्लैक कलर में भी चेंज होने लगता है। तो सिल्वर जो है वो हाईली अनरिएक्टिव है, तो इस कारण से वो ऑक्सीजन से आसानी से रिएक्ट नहीं करता है। लेकिन एयर जो यूजुअली जिसमें कि कुछ सल्फर कंपाउंड्स हैं
और हाइड्रोजन सल्फाइड गैस हैं, तो इस तरीके से सिल्वर ऑब्जेक्ट जो है वो धीरे धीरे उनके साथ कंबाइन करके और खुद अपना शाइनिंग लूज कर देता है, और इस तरीके से सिल्वर ऑर्नामेंट जो हैं वो जल्दी ही ब्लैक हो जाते हैं, क्योंकि उनके ऊपर थिन लेयर बन जाता है सल्फाइड लेयर का। और ये कैसे होता है, तो हाइड्रोजन सल्फाइड जो गैस प्रेजेंट है उनके एक्शन से। तो इस कारण से सिल्वर मेटल जो कि यूज करते हैं हम सिल्वर कॉइन में, ज्वेलरी में, सिल्वर वेयर में, ये जो हैं वो ब्राइट साइन धीरे धीरे लूज कर देते हैं किसके, और ये कोरोजन से रेजिस्टेंस कर लेते हैं। अब अगर हम गोल्ड और प्लेटिनम की बात करें, तो गोल्ड जो है ये येलो शाइनिंग मेटल है। गोल्ड जो है वो आसानी से कोरोड, मतलब वो कोरोड होता ही नहीं है, तो वो कोरोड नहीं होता है, इसी कारण से वो अनरिएक्टिव होता है मेटल, और एयर के द्वारा वो इफेक्ट नहीं किया जाएगा, ना ही वाटर वेपर के द्वारा और ना ही एटमॉस्फेयर में पाए जाने वाले दूसरे गैस के द्वारा। तो गोल्ड जो है वो टार्निश नहीं होता है, और ये अपना जो चमक है वो सालों सालों तक बरकरार रखता है। तो चूंकि जो गोल्ड है वो कोरोड नहीं होता है, इस कारण से गोल्ड ऑर्नामेंट जो है वो हमारे ब्राइट दिखते हैं, शाइनी अपीयरेंस दिखता है, उनका हाई रेजिस्टेंस ऑफ कोरोजन होता है। तो यहाँ गोल्ड मेटल जो है उसका यूज, मतलब उसकी पत्ती का यूज किया गया है गोल्डन टेम्पल में, जो कि हाईली अनरिएक्टिव है और ये आसानी से कोरोड नहीं करता है। प्लेटिनम जो है वो एक दूसरा मेटल है जो कि हाईली रेजिस्टेंस है कोरोजन को लेकर के, और प्लेटिनम जो है वो भी एक्वा रिजिया में केवल डिजॉल्व होता है। तो प्लेटिनम जो है वो वाइट मेटल है, उसका सिल्वरी साइन होता है। प्लेटिनम का यूज हम लोग ज्वेलरी बनाने के लिए करते हैं, क्योंकि ब्राइट शाइनी सरफेस और हाई रेजिस्टेंस टू कोरोजन के वजह से इसे हम ज्वेलरी बनाते हैं। तो कुछ जो ज्वेलरी बनाने वाले जो हमारे मेटल्स हैं वो आसानी से कोरोड नहीं होते हैं। अब एलॉय वगैरह देख लेते हैं। तो एलॉय जो है वो होता क्या है कि वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता है। अब बहुत सारे प्रॉपर्टीज है मेटल का, मेलेबिलिटी, डक्टिलिटी, स्ट्रेंथ, हार्डनेस, रेजिस्टेंस टू कोरोजन, अपीयरेंस, इन सब को और इम्प्रूव करने के लिए हम मेटल को एलॉय बनाते हैं। और एलॉय में हम 2 या 2 से अधिक मेटल के मिक्सचर को एक साथ मिक्स कर देते हैं और यहाँ से एलॉय का फॉर्मेशन होता है। तो एल्यूमिनियम मेटल जो है वो बहुत हल्का होता है लेकिन वो स्ट्रांग नहीं होता है, तो इसका एलॉय बनाते हैं कॉपर, मैग्नीशियम और मैग्नीज से, और जिसका नाम है ड्यूरेलियम, जो कि बहुत हल्का होता है और स्ट्रांग भी होता है। तो इस तरीके से एलॉय का फॉर्मेशन होता है। अब एलॉय जो है वो होमोजेनियस मिक्सचर होता है 2 मेटल का, यानी कि मेटल जो है वो एक स्मॉल अमाउंट ऑफ नॉन मेटल्स, एक मेटल्स और दूसरा नॉन मेटल्स का स्मॉल अमाउंट। तो प्रॉपर्टीज एलॉय का अगर देखें तो वो होगा क्या कि एलॉय जो है वो स्ट्रॉन्गर है मेटल से जिससे बना है, एलॉय जो है वो हार्डर है। उसके बाद एलॉय जो है वो मोर रेजिस्टेंस है कोरोजन का, एलॉय के पास लोअर मेल्टिंग पॉइंट होता है, और एलॉय जो है वो उसके पास लोअर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होता है प्योर मेटल के कंपैरिजन में। तो कुछ कॉमन एलॉय जैसे ड्यूरेलियम जो है, मैग्नीशियम, स्टील, स्टेनलेस स्टील, ब्रास, ब्रोंज, सोल्जर और एमलगम, ये सब जो हैं वो हमारे कॉमन एलॉय हैं। तो लाइट आयरन वेट जो है एल्युमिनियम का, उसका यूज करते हैं हम लोग एयरक्राफ्ट बनाने में। उसके बाद अलग अलग कलर का जो कॉइन है उसे बनाने में हम लोग मेटल का यूज करते हैं। उसके बाद स्टेनलेस स्टील एलॉय का यूज हम लोग हाउस होल्ड यूटेंसिल्स को बनाने के लिए करते हैं। तो ब्रास जो है वो एलॉय है कॉपर और जिंक का, ब्रोंज जो है वो कॉपर और टिन का, सोल्डर जो है वो लीड और टिन का, एमलगम जो है वो है एलॉय मरकरी मेटल का। उसके बाद गोल्ड का जो एलॉय, गोल्ड जो है उसका प्योरिटी हम लोग कैरेट्स में डिनोट करते हैं, और प्योर गोल्ड जो है वो 24 कैरेट्स का होता है। तो यहाँ पे 24 कैरेट्स का हो गया। और उसमें इंडिया में हम लोग करते क्या है कि गोल्ड ऑर्नामेंट जो यूजुअली हमारे पाए जाते हैं वो 22 कैरेट का होता है, यानी कि यहाँ पे 2 पार्ट या तो सिल्वर या फिर कॉपर का मिला दिया जाता है ऑर्नामेंट्स बनाने में। तो 22 कैरेट का गोल्ड जो है वो एक ऐसा एलॉय है विथ सिल्वर और कॉपर, सिल्वर या कॉपर के साथ पाया जाने वाला। अब आयरन पिलर अगर दिल्ली की बात करें तो आयरन पिलर जो कुतुब मीनार के नज़दीक है दिल्ली में, वो राउट आयरन का बना हुआ है। और ये जो आयरन है वो लगभग 400 BC से ही यहाँ पे इंडियन आयरन वर्कर्स ने बनाया था। और ये जो
हमारा राउट आयरन है वो धीरे धीरे इसमें समय के साथ रस्ट लगता है, बहुत धीरे धीरे। और इंडियन आयरन वर्क जो है उन्होंने ऐसा प्रोसेस डेवलप किया जो कि राउट आयरन पिलर को भी रस्टिंग से हजारों साल तक बचाए रखे। तो रस्टिंग जो है वो प्रिवेंट किया जा सकता है, उसके ऊपर थीन लेयर बनने से उसे बचाया जा सकता है, यानी Fe3O4 से बचाया जा सकता है उसके सरफेस पे बनने से। तो जो आयरन पिलर है वो 8 मीटर ऊंचा है और 6000 किलो उसका वजन है। तो आयरन पिलर जो है वो गुड कंडीशन में लगभग 2000 सालों से अभी तक खड़ा है। आयरन पिलर जो दिल्ली का है वो एंशियंट टाइम के मेटलर्जी का एक आश्चर्य है। तो इसके बाद क्वेश्चन आंसर और ये जो चैप्टर है आपका मतलब मेटल्स एंड नॉन मेटल्स वो समाप्त होता है। तो फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो यानी किसी नए सब्जेक्ट के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय।